हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट सेकंड के बारे में। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, आइए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन तक मैंने आपको एक बार करा दिया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा एक बार जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, ताकि चीज़ें इसके बाद की आपको क्या हो जाए, इजीली समझ में आ जाए। कहीं कहीं जो चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं आपके रिकॉल कराने की कोशिश करूँगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था लास्ट क्लास में भी। तो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग को देखना था, देख चुके थे हम लोग। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कॉजेज। ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास हम लोगों ने देख लिया था। फिलोसफर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जान चुके थे। और आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। ये दोनों टर्म्स हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, रिम ऑफ टेरर, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, वुमेन रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, रेवोल्यूशन इन एवरीडे और राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। और लास्ट में हम लोग देखेंगे लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? 1789 में, 14 जुलाई 1789 में। इसके कुछ रीजंस रहे हैं। उस समय राजा कौन था? लुइस 16, बर्बन फैमिली का। इसके कुछ रीजन थे क्या? पहला पॉलिटिकल कॉजेस, दूसरा सोशल कॉजेस और तीसरा इकोनॉमिकल कॉजेज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस क्राइसिस बोलते हैं। क्लियर है? कॉजेज मैंने आपको बता दिए थे। कुछ कॉजेज को मैंने इस तरह भी लिखा है, लॉन्ग टर्म कॉजेज और शॉर्ट टर्म कॉजेज करके भी मैंने क्या किया है, लिखा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है शॉर्ट टर्म कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इन चीज़ों को आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, चलिए। ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास मैंने ये भी बताया था। फिलोसफर्स के बारे में मैंने बता दिया था। फिलोसफर्स कौन कौन से फिलोसफर्स थे? तो जॉन लेक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब के बारे में मैंने आपको क्या किया था, बताया था। इनकी बुक्स के बारे में, जैसे जॉन लेक की बुक क्या थी, इन्होंने बुक लिखी थी ट्रूटिटी ऑफ गवर्नमेंट। और क्या बोला था कि राजा को डिवाइन पावर मानना क्या करिए, बंद करिए। राजा भगवान का रूप नहीं होता। तो जब ऐसा मानना बंद करेंगे तब उन पर फेथ क्या होगा, खत्म होगा। उससे एक कदम आगे बढ़ के रूसो ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया। इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने क्या कहा, रूसो जॉन लेक से एक कदम आगे की बात कही। क्या बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किसके किसके बीच? गवर्नमेंट और लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो गवर्नमेंट हो वो किसके द्वारा चुनी जाए, लोगों के द्वारा चुनी जाए। किसने दिया? रूसो ने दिया। रूसो के बाद एक स्टेप और आगे बढ़े मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने क्या दिया, अपनी एक बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज। और इन्होंने बताया कि जो पावर है वो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पावर मस्ट बी डिवाइडेड इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इन फिलोसफर्स की बातें, उसके बाद फिर मैंने आपको आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन बताया था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। रीजन क्या था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन जब हुआ तो फ्रांस में चारों तरफ क्या होने लगे, रिवोल्ट होने लगे, जिससे लुइस 16 क्या हो गया, डर गया। और जब लुइस 16 डर गया तो फाइनली उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया मैं नेशनल असेंबली को क्या करना हो, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हूँ। ये सारे बवाल को क्या किया जाए, बंद किया जाए। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुइस 16 ने क्या कहा, लुइस 16 ने आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, आप याद करिएगा, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। उसके रीजंस क्या थे? फ्रांस में जगह जगह रियोट्स हो रहे थे। कंट्री साइड में रियोट हो रहा है, सिटीज में रियोट हो रहा है, लोग चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रियोट कर रहे हैं। लुइस 16 समझ गया कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरी कुर्सी भी छीन के लेके चले जाएंगे। तो फाइनली लुइस 16 ने कहा कि हम नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, हम नेशनल असेंबली की बातें मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली की बातें मानी। लुइस 16 ने कहा कि आइए नेशनल असेंबली, आइए बैठ के बातें करते हैं। तो नेशनल असेंबली को बुलाया गया 4 अगस्त 1789 को। लुइस 16 और नेशनल असेंबली के बीच एक डिक्री साइन हुई।
या एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अगस्त डिक्री के नाम से जानते हैं। एक डिक्री साइन की गई जिसको हम लोगों ने क्या बोला, अगस्त डिक्री। और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो लुईस सिक्सटीन को मानने पड़े। पहला, जो फ्यूडल सिस्टम है उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जो टैक्सेस हैं उसको बंद कर दिया जाए। जो स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था उसको भी क्या करना है, खत्म करना है। जो चर्चेज के पास लैंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया। और चर्चेज के पास इतनी लैंड थी ना, आप समझते, इतनी लैंड थी जितना फ्रांस के ऊपर क्या था, लोन था। मतलब 2 बिलियन लिवरेज से ज्यादा फ्रांस के चर्चेज के पास क्या थी, लैंड थी। अगर फ्रांस बेच दे तो उसका लोन क्या हो जाए, चुकता हो जाए। जितने भी फ्यूडल ड्यूज थे, जितने भी टैक्सेस थे, रिलीजियस टैक्सेस, उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जैसे टी थे, ठीक है। और जितने भी स्पेशल प्रिविलेज थे, सेकेंड क्लास को, फर्स्ट क्लास को, सब क्या कर दिए गए, एबॉलिश कर दिए गए। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उस समय साइन किए गए, ठीक है। और बोला गया क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनेगा, ठीक है भैया। और वही चीज को यहां पे लिखा है, फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसके बाद 1789 के बाद 91 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा फ्रांस का, 92 में कॉन्स्टिट्यूशन भी चालू हो जाएगा। तो आइए पहले एक वर्ड जो हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, मैंने बोला था ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट हो ना, वो लोगों के द्वारा ना चुना जाए, क्या रहे, हेरिडिटरी, अनुवांशिक रहे, राजा का बेटा ही क्या बनता रहे, राजा बनता रहे। तो इस तरह का सिस्टम अगर कहीं कहीं देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर संविधान हो, ऐसा नहीं है संविधान ना हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद जो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों द्वारा इलेक्ट ना किया जाए, बल्कि हेरिडिटी हो, अनुवांशिक हो, राजा का बेटा ही राजा बने, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या डेमोक्रेटिक मोनार्की भी हम लोग देखने को मिलती है कई जगहों पे, हम लोग कह सकते हैं। जैसे इंग्लैंड है, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे आज भी किंग और क्वीन हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं। क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। तो वो डेमोक्रेसी तो है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, बट क्या है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डेमोक्रेटिक मोनार्की है। क्लियर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हुआ, जो हेड ऑफ द स्टेट, जैसे भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो तो इलेक्ट किया जाता है ना इनडायरेक्टली, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता इंग्लैंड में। डेट्स वाई वो क्या अभी भी वहाँ पे मोनार्की है। और यही हुआ फ्रांस में। फ्रांस क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। संविधान तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, राजा की पावर को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। जो नेशनल असेंबली ने कसम खाई थी टेनिस कोर्ट ओथ में कि हम तब तक डिसॉल्व नहीं होंगे जब तक लुईस 16 या फिर मोनार्क की पावर को कंट्रोल ना कर ले, और यहाँ पे उन्होंने वो चीजें कर दी। फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जितने भी प्रिविलेज थे सब कुछ क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आपको याद होगा फ्रांस की सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, तो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या थे, देखिए, लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैंने बताया था आपको टेनिस कोर्ट ओथ में ही कि नेशनल असेंबली ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और लुईस 16 की पावर को क्या करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं मोनार्क की पावर को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। और यहाँ पे वही हुआ। यहाँ मोनार्क मतलब किंग, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, मोनार्क की पावर को कंट्रोल कर दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मॉन्टेस्क्यू का जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने क्या किया, अपनाया, और कहा कि पावर का क्या होगा, डिवीजन होगा बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो रिच मैन थे, जो अमीर लोग थे, उनको क्या दिया गया, वो गॉट वोटिंग राइट्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नो राइट टू पैसिव सिटीजन्स। हुआ क्या, पहले सोसाइटी को हम लोग ने देखा था, फ्रेंच सोसाइटी को, कि फ्रेंच सोसाइटी क्या थी, 3 पार्ट में डिवाइड थी, नोबल, क्लर्जीज एंड पीजेंट्स। क्लर्जीज, नोबल्स एंड पीजेंट्स, आपको याद होगा। फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी, जिसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इसको बोलते थे क्लर्जी, इसको बोलते थे नोबैलिटी, और ये क्या था, थर्ड स्टेट था कि नहीं था। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ना फ्रांस की सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। वहां के सिटीजन्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट में।
अब ये पुराना सिस्टम खत्म, अब क्या बना दिया गया, एक बना दिया एक्टिव सिटीजन्स, दूसरा क्या बना दिया, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, हर वो मेल जो 25 ईयर प्लस 25 साल का हो, जो टैक्स पे करे, क्या पे करे, टैक्स। कितना टैक्स पे करे, यहां देखिए एक्टिव सिटीजन्स कौन से, मैन अबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड द टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेजेस, जो लगभग 3 दिन के लेबर वेजेस के अकॉर्डिंग क्या कर सके, टैक्स पे कर सके, उसको क्या बोला गया, एक्टिव सिटीजन्स। और पैसिव सिटीजन्स कौन थे, तो उसकी इनके अलावा जो भी लोग बचे, मैन वुमेन्स चिल्ड्रंस, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनको किस में रखा गया, पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। वुमेन्स तो पैसिव सिटीजन्स में थी, और वो मैन जो 25 ईयर के जो थे और जो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, उनको भी किस में रखा गया, पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। क्लियर हुआ। अक्सर पूछता है कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, उसके कुछ डेमोक्रेटिक फीचर्स और कुछ अनडेमोक्रेटिक फीचर्स के बारे में बताइए। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि कुछ डेमोक्रेटिक फीचर्स यहाँ से देख सकते हो कि क्या हो गया, लिमिट द मोनार्की की पावर को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। कुछ अनडेमोक्रेटिक फीचर्स भी थे, जैसे वोटिंग राइट्स क्या कर दिए गए, लिमिट कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ उनको दिया गया जो क्या पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को, ठीक है। ऑफिस वर रिजर्व्ड फॉर प्रॉपर्टी ऑनर्स, जो ऑफिस थे उनको सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग थे, जो प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, उनके लिए क्या किया गया, रिजर्व कर दिया गया। दिस न्यू गवर्नमेंट बिकम नो एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो न्यू गवर्नमेंट बनी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, बट इसमें कौन इन्वॉल्व थे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स। आप देखोगे, मे भी शायद वो नहीं है, फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन मैंने आपको बताई थी, जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी मिलियन थी, 28 मिलियन थी ना। 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन पीपुल क्या बने, एक्टिव सिटीजन्स बने, जो क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। बाकी 24 मिलियन पीपुल क्या बन गए, पैसिव सिटीजन्स। वुमेन्स को तो किसी तरह का राइट ही नहीं दिया गया, किसी तरह का राइट नहीं दिया गया वुमेन्स को। क्लियर हुआ, वुमेन्स को किसी तरह का कोई राइट्स नहीं दिया गया, और जो मैन थे जो टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, उनको भी कोई राइट, पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है। नेशनल असेंबली, पावर टू मेक लॉ, नेशनल असेंबली बना दी गई। नेशनल असेंबली का काम क्या था भाई, नेशनल असेंबली को पावर क्या दी गई, लॉ बनाने के लिए, भैया आप क्या करिए, लॉ बनाइए। नेशनल असेंबली का इलेक्शन कैसे होता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, किसके थ्रू, एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू। कौन इलेक्शन देगा, एलिजिबल मैन कौन होंगे, जो क्या करेंगे, टैक्स पेयर होंगे। क्या होंगे, टैक्स पेयर होंगे। आप एक तरह से समझ लो 28 मिलियन पीपुल्स में से सिर्फ 4 मिलियन पीपुल्स थे, 4 मिलियन पीपल थे जो क्या पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे। क्या पे कर रहे थे, टैक्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सिटीजन्स। ये क्या थे, पैसिव सिटीजन्स। क्लियर है। अब ये 4 मिलियन पीपल क्या करते थे, 50,000 लगभग 50,000 लोगों को क्या करते थे, इलेक्ट करते थे। क्या करते थे, इलेक्ट करते थे 50,000 पीपल को। और ये 50,000 पीपल्स फिर क्या करती थी, 745 मेंबर को इलेक्ट करते थे। कितने, 745 मेंबर को। और यही 745 मेंबर मिलकर क्या बनाते थे, नेशनल असेंबली। क्या बनाते थे, नेशनल असेंबली। अब इस नेशनल असेंबली का काम क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो किंग है, किंग की पावर को क्या करना, कंट्रोल करना। इसका काम क्या था, किंग की पावर को कंट्रोल करना। किंग के अलावा जो मिनिस्टर्स हैं इनकी भी पावर को क्या करना, कंट्रोल करना। किसका काम था, इस नेशनल असेंबली का काम था। इसके अलावा किंग को वीटो भी दिया गया कि भाई आपको ऐसा लगे तो आप वीटो कर सकते हो। प्लस ये तो बन गई क्या आपकी, ये हो गया नेशनल असेंबली को हमने क्या बोल दिया, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ये क्या हो गया आपके, एग्जीक्यूटिव। और क्या बना दिया गया फिर, जुडिशरी बना दिया गया। ये जुडिशरी भी कौन सेलेक्ट करता था, आपके 4 मिलियन पीपल जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे, वही वोट करके किसको चूज करते थे,
जुडिशरी को भी चूज करते थे। तो आप जब बुक खोलोगे ना, आपके बुक में एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बना होगा, ये पूरा डायग्राम वही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करना है मुझे। ओके, 1 2 3। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, कैसे एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बने और कौन उसमें इन्वॉल्व था। सोसाइटी फिर क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड, एक्टिव एंड पैसिव। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स थे। 28 मिलियन पीपल्स में से सिर्फ 4 मिलियन पीपल क्या थे, एक्टिव सिटीजन्स, जिनको वोटिंग राइट्स दिया गया, और लगभग 24 मिलियन पीपल्स क्या हो गए, पैसिव सिटीजन्स बन गए। उनके साथ फिर वही हो गया, चीटिंग पुरानी वाली यार। भाई पैसा किसके पास था फ्रांस में, नोबल और क्लर्जिस के पास। फिर से गवर्नमेंट लगभग देखोगे तो नोबल और क्लर्जिस की ही बनी है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो संविधान बना फ्रांस का, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फर्स्ट पेज क्या होता है, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उसी तरह जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका जो प्रियम्बल था, कह सकते हो फर्स्ट पेज था, उस पर क्या लिखा गया, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैंस एंड सिटीजन्स। याद रखिएगा, मैंस, वुमेन्स की बात ही नहीं हुई यहाँ भी, नो वुमेन्स। वुमेन्स को किसी तरह का कोई राइट्स, कुछ राइट्स हैं जिनको हम लोग नेचुरल राइट्स बोलते हैं, या आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स, वो तो सबको दिए गए। कुछ ऐसे राइट्स थे जो बनाए गए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, जो सबको दिए गए, सबको प्रोवाइड किए गए, जिसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, नेचुरल राइट्स के नाम से जानते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन सिटीजन्स, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स थे, या हम लोग जिसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, उन राइट्स को हम लोग समझते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है ना, गारंटेड प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी की बात की गई, राइट ऑफ पीपुल टू क्रिएट, राइट ऑफ पीपुल टू क्रिएट लॉज। ये कुछ ऐसे राइट्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किसको दिए गए, फ्रांस के लोगों को दिए गए। कब दिए गए, जब फ्रांस का क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस का संविधान बनने के साथ साथ फ्रांस के लोगों को ये कुछ राइट्स दिए गए जो पहले लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि मोनार्क था एब्सोल्यूट रूल ऑफ 1 पर्सन। बट जैसे ही मोनार्की खत्म हुई, क्या बना, फ्रांस क्या बन गया, डेमोक्रेटिक मोनार्की बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स दिए गए। इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखोगे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल राइट्स के नाम से जानते हैं, और इससे मिलते जुलते बहुत सारी चीज़ें आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, इवन वर्ल्ड के हर कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। नॉर्मल चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट में भी क्या है, इंक्लूडेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो हम लोग फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, उन फ्रीडम के पीछे की कुछ हिस्ट्री रही है, कुछ कहानी रही है, वो किस कंडीशंस में जन्म लिए, उस विचारधारा ने किस कंडीशन में क्या लिया है, जन्म लिया है, उन्हीं चीज़ को हमको यहाँ पे समझना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, गारंटेड प्रॉपर्टी राइट्स, ये बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा बहुत जो पार्ट है इन सब चीज़ों का, इन थोड़ी जो हिस्ट्री है इन चीज़ों की, वो कहाँ से हमको देखने को मिलती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिलती है। तो फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। आप लोगों ने देखा कैसे फ्रांस में लुईस 16 जो डर गया, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के क्या कर लिया, फिर से मोनार्क पे क्या कर लिया, कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। सोसाइटी फिर से डिवाइड हो गई 2 पार्ट में, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बन गए। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स दिया गया, पैसिव सिटीजन्स को किसी तरह का कोई वोटिंग राइट्स नहीं। प्लस वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स या फिर नेचुरल राइट्स के बारे में बातें की गई, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर आप देखोगे, कुछ सिंबल्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे फ्रांस में। कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स बनाए गए ताकि लोगों को बताया जा सके कि सर आपको ये राइट्स क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर सिंबल्स क्यों बनाए गए, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो सब लोगों ने पढ़ क्यों नहीं लिया। भाई फ्रांस में भी ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे सब लोग लिटरेट है, 100% लिटरेसी रेट है। भाई उस समय फ्रांस में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेट थी, अनएजुकेटेड थी। तो उन लोगों को समझाने के लिए
क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए ताकि उनको सारी चीजें समझाई जा सकें। जैसे ये ब्रोकन चेन है, ठीक है, ब्रोकन चेन क्या क्लेम करता है कि भैया आप क्या हो चुके हो, फ्री, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री को दर्शाता है। जैसे बंडल ऑफ रॉड्स है, बंडल ऑफ रॉड्स किसको दिखाता है, यूनिटी को दिखाता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर आइस देख लीजिए, ये विजडम नॉलेज को दिखाता है। ये जो सिंबल है, ये जो है स्केप्टर बोलते हैं, ये रॉयल पावर को दिखाता है। ये स्नेक देख रहे हो, ईटिंग स्नेक, ये क्या दिखाता है कि भाई क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, स्नेक ईटिंग टेल्स सिंबलाइज द इटर्निटी, अनंत को दिखा रहा है कि फ्रांस की सत्ता क्या है, अनंत है। रेड कैप, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बिकम फ्री, जो स्लेव, फ्रांस के जो स्लेव फ्री होते थे ना, वो क्या लगाते थे, रेड कैप लगाते थे। क्यों, जो भी स्लेव होते थे कि हम क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, एक सिंबल था, ठीक है। ये जो है वुमेन जो बैठी है व्हाइट रेड एंड ब्लू कलर के कपड़े पहन के, ये फ्रांस का नेशनल फ्लैग होता है, उसका कलर है, ठीक है। ये जो वुमेन्स है ना, ये कानून की देवी, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ लगी रहती है ना कोर्ट्स में, आंख में पट्टी बांध के, उसी तरह समझ लीजिए उसका सिंबल था, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिंबल्स थे जो लोगों को समझाया जा सके कि आपको कौन कौन से राइट्स मिले हैं, आप क्या हो चुके हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी हैं, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए फ्रांस में, ताकि लोग क्या कर सकें, उन चीज़ों को समझ सकें। रीजन था, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि लोग क्या थे, अनएजुकेटेड थे, क्या थे, अनएजुकेटेड, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रांस क्या बन गया, फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन अभी भी फ्रांस के बहुत सारे ऐसे लोग थे, आपको मैंने बताया 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन क्या थी, एक्टिव सिटीजन्स, और लगभग 24 मिलियन क्या थी, पैसिव सिटीजन्स। तो ये 24 मिलियन पीपल्स को लगा कि भाई इनके साथ क्या हो गई, चीटिंग हो गई। इनको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था ना, इनको क्या लग रहा था, धोखा हो गया इनके साथ। प्लस जो किंग था, राजा था, जो मोनार्क था, लुइस 16 था, उसकी पावर भी क्या कर ली गई, छीन ली गई। लुइस 16 की पावर छीन ली गई। अब लुइस 16 का हाल कैसा हो गया था, जैसे बिन पानी मछली तड़प रहा था। क्यों, क्योंकि लुइस 16 ने एब्सोल्यूट पावर को यूज किया था, जो कहता था वो हो जाता था, इधर आओ, लोग आ जाते थे, उधर जाओ, चले जाते थे, इसको गुलोटीन कर दो, मार डालो, मार दिया, टैक्स बढ़ा दो, बढ़ गया। तो एब्सोल्यूट पावर को यूज किया था लुइस 16 ने। अब क्या हो गई थी, उसकी पावर को कंट्रोल कर लिया गया था, किसके थ्रू, नेशनल असेंबली के थ्रू। अब लुइस 16 परेशान था कि कैसे मैं अपनी पावर क्या कर सकूं, वापस लेके आऊं। किसी भी तरह उसको अपनी पावर क्या चाहिए थी, वापस चाहिए थी। और इसी चक्कर में लुइस 16 ने क्या किया, सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया। सीक्रेट नेगोशिएशन किससे किससे, ऑस्ट्रिया से और पर्शिया से। ऑस्ट्रिया था उसका ससुराल और पर्शिया पड़ोसी, उससे क्या स्टार्ट कर दिया, सीक्रेट नेगोशिएशन। कैसा नेगोशिएशन, उनको बताने लगा देखो भाई, ये जो रेवोल्यूशन मेरे यहाँ आया है ना, वो आपके यहाँ भी आ सकता है, और जैसे मेरी पावर को कंट्रोल किया गया है, उस तरह ये जो स्प्रेड हो रहा है ना, ये जो रेवोल्यूशन का वायरस जो स्प्रेड हुआ फ्रांस में, ये महामारी आपके यहाँ भी फैलेगी, और फिर आपके यहाँ की जो मोनार्क है ना, उसको भी क्या करेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। तो आप मेरे साथ आइए, हम चलते हैं फ्रांस, नेशनल असेंबली को मारते हैं, मेरी पावर मुझे वापस दिलाइए, इससे आप भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा। तो अगल बगल की कंट्रीज जो थी, उनको लगा बात तो सही है कि अगर ये जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर हमारे कंट्री में आ गया तो हमारे लोग भी हमारे सामने क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, और हमारी भी पावर क्या कर सकती है, जा सकती है। तो इस सीक्रेट नेगोशिएशन में पर्शिया और ऑस्ट्रिया तो साथ हो लिए, किसके, लुइस 16 के। बट वो भूल गए थे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली है, और नेशनल असेंबली के गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए थे। उनमें से किसी एक आदमी ने नेशनल असेंबली को आके बता दिया कि सर, जो ये लुइस 16 है ना, वो आपके अगेंस्ट क्या कर रहा है, साजिश कर रहा है। किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया और पर्शिया, और वो आप पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और आपको क्या कर देंगे, खत्म। तो नेशनल असेंबली ने मीटिंग की और वोट किया, और इससे पहले कि ऑस्ट्रिया पर्शिया फ्रांस पे अटैक करते, नेशनल असेंबली यानी कि फ्रांस ने क्या कर दिया, वोट किया, और अप्रैल 1972
डिक्लेयर वॉर्स अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या कर दिया? वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? वॉर डिक्लेयर कर दिया। लोग बहुत, फ्रांस के लोग इतने खुश थे ना उस वॉर को लेके, वो बहुत खुशी खुशी क्या हो रहे थे, उस वॉर में शामिल हो रहे थे। रीजन था इसके पीछे, अभी हाल ही में मोनार्की पावर को कंट्रोल किया गया था, नेशनल असेंबली ने इसे ग्लोरीफाई किया, बताया कि ये वॉर मोनार्क और कॉमन पीपुल्स के राइट्स के बीच में है, ये दो राज्यों के बीच में नहीं हो रहा है, ये मोनार्क वर्सेस कॉमन पीपल हो रहा है। लोग ये बातें समझाए गए कि लोगों को लगा कि हाँ बात तो सही है, यहाँ पे जो वॉर है किसके किसके बीच है? किंग यानी कि मोनार्क और कॉमन पीपल के बीच में है। और ये बात जब फ्रांस के लोगों को समझ में, तो फ्रांस के लोगों ने क्या हुए, खुशी खुशी थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन किया, और फ्रांस की आर्मी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। लोग खुशी खुशी वॉर में क्या हो रहे थे, शामिल हो रहे थे, खुशी खुशी शामिल हो रहे थे, वॉर में युद्ध करने के लिए जा रहे थे। और जब भी लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अक्सर देखेंगे आप लोग, वो देशभक्ति गाने गाते हैं। क्या गाते हैं? देशभक्ति। जैसे हमारे यहाँ भी वॉर होता है तो कुछ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं, देशभक्ति वाले सॉन्ग होते हैं, जो क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को, जवानों को। तो उन लोगों ने भी कुछ ऐसे ही सॉन्ग गाने शुरू कर दिए। उस सॉन्ग का नाम क्या था? मर्सिलियस। बहुत ही फेमस है क्योंकि बाद में यही सॉन्ग क्या बन गया, फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। ठीक है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। मर्सिलियस, इसको किसने लिखा? रॉबर्ट डी लीजली ने लिखा था। दैट्स वाई ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है, याद रखिएगा। मर्सिलियस पूछता है कि किसने लिखा, या कभी इनका नाम दे देगा, पूछा इन्होंने जो पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा उसका नाम क्या था, बहुत तरह से पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो लोगों ने बहुत खुले दिल से वॉर में भाग लिया और फाइनली क्या हो गया, फ्रांस उस वॉर को जीत गया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया उस वॉर को क्या हो गए, हार गए। क्लियर हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सिया उस वॉर को क्या हो गए, हार गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? ऑस्ट्रिया पर्सिया वॉर को तो हार गए, बट वॉर हारने के बाद देखिए जो वॉर होता है वो बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ता है लोगों के ऊपर। क्या छोड़ता है? डीप इम्पैक्ट। वॉर हारने से हुआ क्या, जो सोसाइटी थी, जो प्रॉब्लम थी सोसाइटी की, वो क्या हो गई, और बढ़ गई। फूड ग्रेन की शॉर्टेज फिर से बढ़ गई, भूख की प्रॉब्लम लोगों के अंदर फिर से आ गई। लोगों के अंदर एक फीलिंग जगने लगी कि हमारे साथ क्या हो गया, चीटिंग हो गई। क्या हो गई? चीटिंग। कैसी चीटिंग? मैंने अभी बताया था 4 मिलियन पीपल एक्टिव सिटीजन्स और 24 मिलियन पीपल क्या थे, पैसिव सिटीजन्स। तो इन लोगों ने वॉर में भाग क्यों लिया? इन लोगों ने वॉर में भाग लिया कि इनको लगा कि वॉर के बाद हो सकता है इनको भी कुछ राइट्स मिल जाए, लेकिन वॉर के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं है, और इनके कंडीशन में चेंजेस ना आने की वजह से हुआ क्या, ये लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज। इनको लगा कि इनके साथ क्या हो गई है, चीटिंग हो गई है। क्या हो गई है? चीटिंग। अब इस चीटिंग से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। तो फ्रांस में क्या हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने लगे। अब ये पॉलिटिकल क्लब करते क्या थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती थी उस पर डिस्कशन करने के लिए, उस पर क्या करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने। प्लस अपने आप को भी पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए, लड़ने के लिए लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनाए। और इस पॉलिटिकल क्लब में जो सबसे फेमस क्लब था, उस क्लब का नाम था जैकोबियन क्लब। क्या नाम था? जैकोबियन क्लब था। जैकोबियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे फेमस क्या था, जैकोबियन क्लब था, और जो इसका लीडर था उसका नाम क्या था, मैक्स मिलर रोबोस्फियर। क्या नाम था? मैक्स मिलर रोबोस्फियर। 1992 में मैक्स मिलर रोबोस्फियर आएगा और फिर से गवर्नमेंट को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, सॉरी पॉलिटिकल क्लब कौन सा था, वो था जैकोबियन क्लब। और उस जैकोबियन क्लब का लीडर कौन था, मैक्स मिलर रोबोस्फियर। सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्लब क्यों बना जैकोबियन क्लब, रीजन था उसके पीछे। क्यों? क्योंकि जो जैकोबियन क्लब था उसमें जो लोग थे वो कौन से लोग थे, गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग थे, शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, स्मॉल पीजेंट्स, कारपेंटर, ऐसे लोगों को मिलाकर जैकोबियन क्लब बना था। और फ्रांस में ये लोग बहुत ज़्यादा थे। आपने देखा 24 मिलियन पीपल्स थे ऐसे।
इसकी वजह से जो जैकोबिन क्लब था वो क्या हो गया, बहुत बड़ा क्लब बन गया। क्या बन गया, बहुत बड़ा क्लब। ठीक है, तो जैकोबिन रिवोल्ट के बारे में हम लोग आज नहीं कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा जैकोबिन रिवोल्ट क्या है, और इसके बाद रिम ऑफ टेरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, मैंने आपको बताने वाला था रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब जो होता है ना, समझ लीजिए, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, ऐसे कंडीशन में उस कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया क्या एक रिपब्लिक कंट्री है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। इंग्लैंड क्या है, मैंने आपको बताया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पे, वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। लेकिन इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। क्यों? गणतंत्र है। रीजन इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किसके थ्रू चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है, लोगों के द्वारा। एक तरह से समझ लीजिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव द्वारा क्या किया जा रहा है, चुना जा रहा है। डेट्स वाई इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे लुईस 16 ने सीक्रेट नेगोशिएशन किया ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ, बट वॉर हार गया, और लुईस 16 को इसी वजह से क्या कर दिया जाएगा, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लुईस 16 को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और वहां पे फिर से एक नई गवर्नमेंट बनेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल गवर्नमेंट, जिसमें लोग डायरेक्ट अपने हेड ऑफ द स्टेट को क्या करेंगे, चुनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हेडिंग है वो लिखा गया है फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और क्लियर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।